अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक दोस्तों। मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावल 6 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 17 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस लारावल 6 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन के अंदर कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के रिमेनिंग 3 सेक्शंस जो थे उनको कवर करेंगे और उसके अलावा हम फॉर्म से रिलेटेड जो हम फ्रंट एंड में फॉर्म्स क्रिएट करते हैं उनसे रिलेटेड 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को इस वीडियो ट्यूटोरियल में कवर करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक ज़रूर देखेंगे और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इस वीडियो को देखने के बाद या इस वीडियो को देखने से पहले आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर नई लारावल 6 की वीडियो की नोटिफिकेशंस आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लारावल 6 के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो मैं इस वक्त लारावल 6 की ऑफिशियल वेबसाइट laravel.com पे मौजूद हूँ। तो यहाँ से मैं जाऊँगा डॉक्यूमेंटेशन में और डॉक्यूमेंटेशन से मैं जाऊँगा फ्रंट एंड में और फ्रंट एंड में हमारे पास ब्लेड टेम्पलेट्स का सेक्शन है जिसको हमने कवर करना है और इसके अंदर कंट्रोल स्ट्रक्चर में हमने इफ स्टेटमेंट को देखा था, स्विच स्टेटमेंट को देखा था और लूप्स को देखा था जिसमें हमने फॉर लूप, फॉर ईच लूप, व्हाइल लूप, अनलेस लूप, तो इस तरह के कुछ लूप्स देखे थे। इसके अलावा हमने कुछ कस्टम कंट्रोल स्ट्रक्चर्स जैसे कि ऑथ वगैरह उनको भी हमने चेक किया था। तो हमारे पास 3 जो रिमेनिंग इस सेक्शन के हिस्से हैं वो हैं द लूप वेरिएबल, कमेंट्स और PHP। सो इन तीनों को आज हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में कवर करेंगे और इसके अलावा फॉर्म सेक्शन के अंदर CSRF फील्ड क्या होती है, कैसे काम करती है, मेथड फील्ड क्या होती है, इसको क्यों यूज़ किया जाता है और वैलिडेशन एरर्स को कैसे हम यूज़ करते हैं अपने फ्रंट एंड के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के अंदर मौजूद PHP को। तो ये इसलिए मैं पहले कर रहा हूँ क्योंकि बाकी जो 2 मैं एग्जांपल्स दूंगा उनको मैं इस PHP वाले डायरेक्टिव के साथ ही कवर करूँगा, तो इसलिए मैं इस PHP को पहले एक्सप्लेन करूँगा। तो अगर ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन के अंदर आप प्लेन PHP कोड लिखना चाह रहे हैं तो इसके लिए आप PHP के सिंटैक्स को यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर सबलाइम टेक्स्ट 3 में आता हूँ और रिसोर्सेज के अंदर व्यूज़ के अंदर मैं वेलकम ब्लेड डॉट PHP को अगर ओपन करता हूँ तो जैसे मैंने पिछले प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में आपको बताया हुआ था कि अगर आप PHP टैग्स को यूज़ करना चाह रहे हो तो आप इनको यूज़ कर सकते हो बाय यूजिंग PHP इस तरीके से एंड बाय ओपनिंग एंड क्लोजिंग द PHP टैग्स। लेकिन लारावल के अंदर ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन में हम @PHP और @end PHP के डायरेक्टिव्स को यूज़ करते हुए इन डायरेक्टिव्स के दरमियान नॉर्मल PHP का कोड जो भी लिखना चाहें वो हम लिख सकते हैं। वो एज इट इज़ एज अ PHP सिंटैक्स जो है वो रेंडर होगा। सो ये है हमारे पास PHP का सिंटैक्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ एको हेलो वर्ल्ड, तो नॉर्मली अगर मैं इसको बगैर इस दोनों सिंटैक्स के लिखूंगा तो इट विल जनरेट एन एरर। तो इसको मैं अगर रीलोड करता हूँ अपने प्रोजेक्ट को, सो यहाँ पर आपको हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा छोटा सा। मैं इसको जूम इन कर लिया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। अगर मैं इसको बगैर इसके लिखता हूँ PHP इसके टैग्स के बगैर तो ये हमें सिंटैक्स एरर देगा। यहाँ पर एको हेलो वर्ल्ड एज अ नॉर्मल मतलब HTML सिंटैक्स इसको डिस्प्ले कर देगा। तो अगर आप इसको डिस्प्ले करना चाह रहे हैं तो या तो आप PHP टैग यूज़ करेंगे इस तरीके से या फिर आप जो है वो नॉर्मल जो ब्लेड टेम्पलेट हमें प्रोवाइड करता है @PHP और end PHP ये आप यूज़ करेंगे तो वो फिर उसको रेंडर कर देगा जैसे भी आप इसको रेंडर करना चाह रहे हैं। सो ये है हमारे पास PHP और end PHP का डायरेक्टिव और इसको हम यूज़ करते हैं टू राइट नॉर्मल PHP इनसाइड योर ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन। तो PHP और end PHP के बाद जो ऊपर इस सेक्शन है वो है कमेंट्स। सो अगर आप अपने PHP के अंदर कमेंट्स डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं यूजिंग ब्लेड टेम्पलेटिंग सिंटैक्स तो इसमें हम डबल डैश को यूज़ करते हैं विद इन कर्ली ब्रैकेट्स और जो लारावल है या ब्लेड टेम्पलेटिंग का जो इंजन है वो इसको एज अ कमेंट लेता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर ऐसे लिखता हूँ दीज आर कमेंट्स एंड विल नॉट बी रेंडर्ड। सो जो टेम्पलेट इंजन का कंपाइलर है वो इनको रेंडर नहीं करेगा, ये इसको एज अ कमेंट लेगा। अगर मैं इसको रीलोड करता हूँ और व्यू पेज सोर्स करता हूँ सो यहाँ पर अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको ये कोड कहीं पर भी
इसके अंदर सोर्स कोड में नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ ये आपको मिलेगा जब आप उसके ओरिजिनल PHP सोर्स कोड को ओपन करेंगे कि ये एक कमेंट सेक्शन है। तो इस तरीके से हम कमेंट सेक्शन को ऐड कर सकते हैं। नॉर्मली हम यहाँ पर इस तरीके से भी कमेंट सेक्शन दे सकते हैं। ये देखिए, ये भी एक तरीका है इसका कमेंट सेक्शन देने का। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि इस सूरत में यहाँ पर वो जो कमेंट सेक्शन आपने टाइप किया है वो एज इट इज एज अ कमेंट सेक्शन रेंडर हो चुका है, जबकि जो ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन का कमेंट्स है वो इससे बेहतर है। इस सूरत में हमारा जो सिंटैक्स है या जो टेक्स्ट है वो रेंडर नहीं होता इन द आउटपुट, और हमारे पास वो एज अ कमेंट भी सेव रहता है। सो यहाँ पर मैंने कोई मिस्टेक आई थिंक कर दी है। सो लेट्स सी क्या मिस्टेक की है। सो एंड ऑपरेटर, दीज आर कमेंट, और इसके अलावा यहाँ पर इसको मुझे साथ जोड़ना था। तो मेक श्योर कीजिएगा ये स्पेस ना हो, क्योंकि अगर स्पेस होगी इनके दरमियान ऐसे, सो इट विल नॉट वर्क। सो ये जो है मस्ट बी कनेक्टेड विद द सेकंड कर्ली ब्रैकेट फ्रॉम हेयर एंड फ्रॉम द हेयर। सो उसके बाद अगर आप इसको रेंडर करें कि वी पे सोर्स व्यू पे सोर्स करेंगे तो ये आपको पे सोर्स के अंदर नज़र नहीं आएगा। सो ये है हमारे पास कमेंट्स। तो कमेंट्स के बाद अब जो मैं आपको डायरेक्टिव बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और उसको समझना बहुत ज़रूरी है। इस डायरेक्टिव की मदद से यू कैन अचीव अ लॉट्स ऑफ थिंग्स इजीली विदाउट राइटिंग टू मच ऑफ द कोड। ठीक हो गया। तो वो है द लूप वेरिएबल। अगर यहाँ पर मैं आऊँ तो यहाँ पर द लूप वेरिएबल क्या है कि व्हेन लूपिंग डॉलर्स एंड लूप वेरिएबल विल बी अवेलेबल इनसाइड ऑफ योर लूप। मतलब जब आप फॉर ईच से सिर्फ और सिर्फ फॉर ईच लूप के साथ है, जब भी आप फॉर ईच लूप स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर आपके पास एक लूप का वेरिएबल अवेलेबल होगा, और उस लूप के वेरिएबल के साथ कुछ आपको मेथड्स मिलेंगे जिनसे आप सर्टेन इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके अपने लेआउट में ज़रूरी चेंजेस कर सकते हैं। अब वो कौन कौन से हैं हमारे पास जो लूप वेरिएबल के साथ मेथड्स हैं, वो कौन कौन से और क्या करते हैं, चलिए उनको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल लेता हूँ एंड PHP, और एंड PHP के अंदर मैं यहाँ पर एक नम का वेरिएबल ले लेता हूँ, और उसके अंदर मैं एक एरे ऑफ नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये अप टू मैं 20 ले लेता हूँ नंबर्स। सो ये मेरे पास एक नंबर का वेरिएबल आ गया जिसमें एरेज की सूरत में हमने इंडेक्स एरे की सूरत में नंबर्स कुछ लिए। अब यहाँ पर अगर मैं एंड फॉर ईच यूज करता हूँ, फॉर ईच नम एज n, और एंड फॉर ईच, और यहाँ पर अगर मैं डिस्प्ले करता हूँ n को, तो आप देखिएगा 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग जो है यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। तो आपने देखा 1 2 3 4 5 6 से लेकर 1 से लेकर 20 तक जो है वो काउंटिंग डिस्प्ले होगी जो कि इस एरे में मौजूद थी। अब मैं यहाँ पर बजाय इसके कि मैं नम को डिस्प्ले करूँ, मैं यहाँ पर एक और काम करता हूँ। मैं यहाँ पर अगेन एक PHP का टैग लगाता हूँ और एंड PHP करता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ dd लूप। जो लूप वेरिएबल की मैंने अभी बात की थी उसको मैं डाई एंड डंप करता हूँ। तो फिर क्या होगा, मैंने इसको रीलोड किया तो यहाँ पर हमारे पास, बल्कि मैं इस कोड को यहाँ पे लिखता हूँ ताकि ये ऊपर जो वेलकम टू लारावेल 6 लिखा हो ये डिस्प्ले ना हो। सो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर इस लूप वेरिएबल ने हमें कोई तकरीबन 7-8 डिफरेंट मेथड्स, एक इटरेशन, 2 इंडेक्स, 3 रिमेनिंग, उसके बाद काउंट, फर्स्ट, लास्ट, ऑड, इवन, डेप्थ और पेरेंट, ये टोटल हमारे पास 2 4 6 8 और 10 मेथड्स अवेलेबल है। आइट्रेशन क्या करता है, चेक करता है कि इस वक्त जो आइट्रेशन हो रही है उसका नंबर क्या है, फर्स्ट आइट्रेशन है, सेकंड आइट्रेशन है लूप की, थर्ड या जो भी है। फिर हर आइट्रेशन में वो एक इंडेक्स नंबर उसको देता है जो कि 0 से स्टार्ट होता है। फर्स्ट आइट्रेशन का हमेशा जो इंडेक्स होगा वो 0 होगा। सो इसके बाद आइट्रेशन 2 होगी तो इंडेक्स 1 हो जाएगा, आइट्रेशन 3 होगी तो इंडेक्स 2 हो जाएगा। तो इस तरह ये चेंज होंगे। इसी तरीके से रिमेनिंग विल काउंट हाउ मैनी आइट्रेशंस आर रिमेनिंग। सो रिमेनिंग हमें मतलब एक आइट्रेशन हुई तो रिमेनिंग 18, 2 आइट्रेशन होंगी तो रिमेनिंग 18, इस तरह ये माइनस होता जाएगा और ये प्लस होता जाएगा। काउंट विल शो अस द नंबर ऑफ
आइट्रेशन नीडेड, कितनी आइट्रेशन होंगी इस लूप के अंदर। तो इसने हमें बता दिया कि इसकी आइट्रेशन 20 है। फिर उसके बाद किस एलिमेंट पर आप इस वक्त मौजूद हैं। सो फर्स्ट है वो, तो ट्रू हो जाएगा फर्स्ट। अगर वो फर्स्ट नहीं है तो वो फॉल्स हो जाएगा। फिर अगर आप लास्ट आइट्रेशन पर हैं यानी लास्ट वेरिएबल पर हैं तो ये ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज ये दोनों फॉल्स रहेंगे अगर आप फर्स्ट और लास्ट के दरमियान में हैं। इसके बाद है ऑड, जब भी आपकी आइट्रेशन काउंट होगी 1 एक ऑड आइट्रेशन है तो ये ट्रू हो जाएगा। ट्रू जो है वो एक इवन आइट्रेशन है तो इवन ट्रू हो जाएगा, ऑड जो है वो फॉल्स हो जाएगा। सो डेप्थ का मतलब है कि कितने डेप्थ पे, कितने लेवल ऑफ फॉर ईच लूप पे आप मौजूद है। मतलब अगर आपने फॉर ईच के अंदर एक फॉर ईच और लगाया, उस फॉर ईच के अंदर एक और फॉर ईच लूप लगाया, तो ये काउंट करता है कि किस डेप्थ पे आप इस वक्त इस लूप वेरिएबल खुद बहुत जब लूप डेप्थ को एको करेंगे तो वो बताएगा आप सेकंड डेप्थ पे हैं, थर्ड पे हैं या फर्स्ट पे हैं। क्योंकि अभी हमारे पास एक ही लूप है तो उसमें उसने एक डेप्थ शो किया। अगर 2 लूप्स होंगे और मैं डाई एंड डंप करूंगा इनर लूप के अंदर तो वो यहाँ पर 2 काउंट कर देगा। इसके बाद पेरेंट, अब ये क्या है कि जब हम हमारे पास नेस्टेड लूप्स हों, जिस तरह डेप्थ काम करता है नेस्टेड लूप्स की सूरत में, इसी तरीके से अगर हम नेस्टेड लूप के अंदर हैं सपोज, तो जो इनर लूप होगा वो अपने पेरेंट को हमें बताएगा कि इसका पेरेंट कौन है, उससे हम उसके पेरेंट को फाइंड कर सकते हैं, उससे उसके। तो इस तरीके से हम अपने उससे फॉर ईच लूप को डिफरेंट मेथड्स को, जो ये यहाँ पर आपको स्क्रीन पर सामने नज़र आ रहे हैं, इनको इस्तेमाल करते हुए हम डिफरेंट फीचर्स जो है अपनी उस लूप के अंदर अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दूंगा 2-3 एग्जाम्पल्स दूंगा कि आइट्रेशन के थ्रू हम ये काउंट कर सकते हैं कि एक रो में हमें कितने नंबर्स चाहिए। जैसे अक्सर आपने वेबसाइट्स में, ई कॉमर्स वेबसाइट में या ब्लॉग्स में ग्रिड्स देखे होंगे, कभी एक रो में 4 ग्रिड्स आ जाते हैं, कभी एक रो में 3 ग्रिड्स होते हैं, कभी एक रो में 6 ग्रिड्स हो जाते हैं। सो हाउ दिस इज हैपनिंग बिहाइंड द सीन, हमारा जो लूप है जो उन ब्लॉग पोस्ट को या उन प्रोडक्ट्स को फेच करता है, फिर उन पे वो लूप चलाता है और हमारा वो लूप जो है वो ऑटोमेटिकली इसी तरीके से हम उसको चेक करते हैं और देखते हैं कि कितनी एक रो में हमें वो आइटम्स चाहिए, हम उतने वो आइटम डिस्प्ले करवा लेते हैं। अब मैं ये चीज़ आपको आइट्रेशन की मदद से अचीव करके दिखाता हूँ अभी। तो मैं इसको जूम आउट कर लूँ तो यहाँ पर हमारे पास देखिए 20 नंबर है। मैं ये चाह रहा हूँ कि एक रो में 4 नंबर डिस्प्ले हों, फिर उसके बाद बी आर टैग आ जाए, फिर 4 नंबर आए, फिर बी आर टैग, फिर 4 नंबर। तो इस तरीके से हमारे पास 5 रोज क्रिएट हो जाए, ईच रो में 4 नंबर हों। सो 1 2 3 4, देन 5 6 7 8, देन 9 10 11 12, देन 13 14 15 16 और इस तरह 7 18 19 20। अब वो कैसे हमने अचीव करना है, हमने इसी तरीके से लूप लगाना है। इस PHP को अभी हम खत्म कर देते हैं और यहाँ पर हम सिंपली इसको डिस्प्ले करवा देंगे। सो n को हमने डिस्प्ले करवाया। डिस्प्ले करवाने के बाद हम चेक करेंगे कि @if लूप आइट्रेशन रिमाइंडर ऑफ 4 इज इक्वल टू 0, कि जब हम जो भी अभी करंट लूप की आइट्रेशन है उसको डिवाइड करो 4 से और उसका रिमाइंडर देखो कितना है। एक तो उसका आंसर होता है और एक होता है उसका रिमाइंडर। तो अगर तो वो रिमाइंडर 0 है तो इट मीन्स हमारा वो नंबर इक्वली डिवाइड हो रहा है उस नंबर से, तो इट मीन्स वो उसको उसी रो में शो करता जाएगा और वो उसको 0, जिसमें 0 होगा उस पर वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा और जहाँ पर 0 नहीं होगा वो उसमें उसी लाइन में डिस्प्ले कराएगा। सो यहाँ पर मैं एंड इफ लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं कर दूंगा BR टैग। सो ये हमने सिंपल एक चेक लगाया। अब मैं अगर अपने इस कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे कि पहले 4 नंबर डिस्प्ले हुए, उसके बाद 4 नंबर, उसके बाद 4 नंबर, 4 नंबर और 4 नंबर। सो इस तरीके से हम प्रोग्रामेटिकली अपने जो डाटा हमारा आ रहा है, सपोज ये पोस्ट आ रही हैं या ये प्रोडक्ट्स आ रही हैं, तो इस तरीके से हम फॉर ईच लूप की मदद से आसानी से आइट्रेशन को यूज़ करते हुए उनको लूप्स के अंदर डिस्प्ले करवा सकते हैं विद इन द रो एंड कॉलम्स वाइज। तो ये सिंपल एग्जांपल होगी आइट्रेशन की। इसके बाद है ऑड और इवन की। अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर तो एक नंबर ऑड है तो उसका कलर रेड कर दे, सिंपल जो ऑड नंबर्स हैं उनका कलर रेड हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक स्पैन टैग लगा देता हूँ और यहाँ पर कलर रेड कर देता हूँ, स्टाइल कलर रेड। अब मैं इसको इफ लूप में लेकर आऊंगा यहाँ पर और उसके बाद मैं यहाँ पर बजाय इसके इफ
हमने क्या कहा था, ऑड नंबर को। सो इफ लूप ऑड ट्रू है, अगर ये ऑड ट्रू रिटर्न कर रहा है तो जो भी उसके अंदर अभी करंट इटरेशन है उसको रेड कर दो, उस टेक्स्ट को। तो यहाँ पर सेव किया और उसके बाद मैं इसको रीलोड करता हूँ। सो उसने देखिए 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 को एज अ रेड डिस्प्ले कर दिया। अगर आप बाकी नंबर भी डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप एल्स लगाकर उसको सिंपली स्पैन के साथ विदाउट गिविंग इट एनी कलर आप डिस्प्ले करा लें। सो ये देखिए हमारे जितने भी ऑड नंबर्स थे वो अब रेड कलर के हो गए हैं। सो इसी तरीके से अगर यहाँ पर मैं इवन यूज़ करता हूँ और रीलोड करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं कि सिर्फ इवन नंबर जो थे, ये देख लें, सिर्फ इवन नंबर जो हैं अब वो रेड कलर में है। सो इस तरीके से हम इटरेशन को यूज़ कर सकते हैं, ऑड इवन को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम इंडेक्स को फाइंड कर सकते हैं कि करंट इंडेक्स उसकी कौन सी है, मतलब ये 0th इंडेक्स है और ये 19th इंडेक्स है। सो हम देख सकते हैं हम इस वक्त किस करंट इंडेक्स में हैं और हम उस इंडेक्स को डिस्प्ले कर सकते हैं। सो इसी तरीके से अगर हम आइट्रेशन को भी चाहें तो डिस्प्ले कर सकते हैं। तो उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे है काउंट। तो काउंट जो है वो काउंट करेगा कि टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं हमारे इस एरे में। सो हम टोटल काउंट यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। यहाँ पर सपोज मैं एंड इफ के बाद यहाँ पर डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ। अब इंटरेस्टिंगली अगर मैं इसको लूप के अंदर डिस्प्ले करवाऊंगा काउंट को तो ये क्या करेगा, उसको ऑटोमेटिकली चेंज करता जाएगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ काउंट इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर मैं कर देता हूँ काउंट इज इक्वल टू, अब डेफिनेटली हमें यहाँ पर PHP टैग लगाना होगा। सो काउंट इज इक्वल टू लूप काउंट। सो ये मैंने इसको बता दिया और यहाँ पर अब हम एंड फॉर ईच के बाद यहाँ पर P टैग लगा के या जो भी टैग आप लगाना चाहें इसको काउंट को डिस्प्ले कर सकते। ये लीजिए, अब मैं इसको रीलोड करता हूँ। सो वो कह रहा है अनएक्सपेक्टेड एट द रेट, अच्छा यहाँ पर कहीं पर एट द रेट आ गया एक्स्ट्रा ये। सो इसको रीलोड करते हैं। सो काउंट कह रहा है कि जी काउंट इज, अच्छा सेमी कॉलन लगाना था यहाँ पर। सो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर उसने हमें 20 डिस्प्ले कर दिया कि इसके जो टोटल नंबर काउंट्स हैं वो हैं 20। अब ये इस 20 को नहीं ले रहा बल्कि ये इन टोटल नंबर्स को काउंट कर रहा है। जिस तरह हम एरे PHP के अंदर काउंट का मेथड यूज़ करते हैं तो आप सेम समझ लें कि लूप काउंट बेसिकली यही काम करता है। सो हमने देखा आइट्रेशन को, ऑड इवन को, इंडेक्स को, इसके बाद हमने काउंट को देखा, फिर रिमेनिंग, मतलब अब काउंटर जो है रिवर्स में अगर आप चलाना चाह रहे हैं तो आप रिमेनिंग को डिस्प्ले कर सकते हैं। वो किस तरीके से, हम यहाँ पर लिख सकते हैं स्पैन और लूप रिमेनिंग, रीलोड किया। सो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि 19 18, इसको मैं कलर ब्लू कर देता हूँ ताकि आपको ये सही नज़र आ सके। सो क्लास सॉरी स्टाइल इज इक्वल टू कलर ब्लू। सो देखिए हमारे पास ये रिमेनिंग डिस्प्ले हो रहा है 18 17 16 5 15 14 अप टू 0। सो एक किस्म का ये एक रिवर्स में लूप चल गया। तो ये है हमारे पास रिमेनिंग। सो हमने यहाँ पर किसने कर लिए, हम एक दफ़ा चेक कर लेते हैं PHP dd लूप। सो हमने देखा आइट्रेशन को, इंडेक्स को, रिमेनिंग को, काउंट को, फर्स्ट को और लास्ट को हमने अभी नहीं देखा, डेप्थ और पेरेंट को भी नहीं देखा। सो फर्स्ट एंड लास्ट क्या करते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट हमें इफ लूप फर्स्ट देन एल्स इफ लूप लास्ट। अब मैं ये चाह रहा हूं कि जो लूप फर्स्ट और लास्ट है उन दोनों के कलर रेड हो। सो और मैं ऑपरेटर लगा देता हूं यहां पर, मतलब अगर हम फर्स्ट आइट्रेशन पा रहे हैं तो उसका कलर रेड होगा
और अगर हम लास्ट इटरेशन पर हैं तो उसका भी कलर रेड होगा। अब इसको सेव करते हैं और रीलोड करते हैं और थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। सो आप देखिए हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट है, अब ये जो रिमेनिंग है इसको आपने काउंट नहीं करना है। सो फर्स्ट एलिमेंट एंड 20th एलिमेंट दोनों रेड हो गए। सो इस तरीके से हम लूप के अंदर जो है वो चेक कर सकते हैं कि हम फर्स्ट आइट्रेशन पर हैं या लास्ट आइट्रेशन पर। अब दो चीज़ें हमारे पास रह गई हैं, एक है डेप्थ और एक है पेरेंट। अब फॉर ईच के अंदर अगर हमने एक और फॉर ईच लगाया हुआ है, ये सपोज हम कर लेते हैं num1 और इसको क्या लेते हैं num2, ठीक हो गया। अब मैं अगर फॉर ईच के अंदर यहाँ पर मैं इसको क्लियर करता हूँ और एक फॉर ईच और लगा लेता हूँ, ये num1 है और ये n1 है, ये num2 है और ये n2 है। सो एंड फॉर ईच। अब मैं यहाँ पर PHP का टैग लगाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ डाई एंड डंप लूप डेप्थ, ठीक हो गया। और इसको मैं सेव करके डिस्प्ले करवाता हूँ तो इसने कहा डेप्थ 2, मतलब आप सेकंड डेप्थ पर आप मौजूद हैं। याद होगा इससे पहले ये डेप्थ 1 शो कर रहा था, अब ये डेप्थ 2 शो कर रहा है। इसी तरीके से अब जितना इस लूप्स को नेस्टेड करते जाएंगे उससे आप उसके डेप्थ में चलते जाएंगे। सो यहाँ पर अगर मैं पेरेंट को करता हूँ डिस्प्ले dd लूप पेरेंट, सो उसने उसमें हमें पेरेंट के सारी इंफॉर्मेशन ये दे दी। सो हम यहाँ पर पेरेंट काउंट कर सकते हैं। सो 20 उसने बता दिया कि जो पेरेंट है इसका उसके काउंट 20 हैं। अगर मैं इसको 15 कर देता हूँ इस तरीके से और इसको रीलोड करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर 15 हो गया। सो इसकी मदद से हम पेरेंट के जो भी ऑपरेशंस हैं वो वही ऑपरेशन इसके लास्ट, इवन, काउंट, रिमेनिंग, आइट्रेशन, तो ये सारे के सारे हम जो है वो फाइंड कर सकते हैं। सिंपल लूप पेरेंट करेंगे तो ये हमें उस पेरेंट के बता देगा सारे मेथड। और अगर हम अब यहाँ पर उसने बताया कितनी है 15 काउंट है, और अगर मैं सिंपल लूप लिखूंगा तो ये बताएगा 20, क्योंकि अब हम इनर लूप में हैं, डेप्थ इज सेकंड। और यहाँ पर अब हमारे पास पेरेंट के भी सारे मेथड्स आ चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। सो इस तरीके से हम इन फंक्शंस को इस लूप वेरिएबल को यूज कर सकते हैं विद इन ओवर फॉर ईच टू अचीव सर्टन स्टाइलिंग और सर्टन फीचर। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है हमारा फॉर्म। सो फॉर्म के अंदर हमारे पास यहाँ पर फॉर्म्स क्या होते हैं कि जब भी हम कोई फॉर्म PHP के अंदर या हम फॉर्म लारावल की स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, लारावल के अंदर हमने एक फॉर्म क्रिएट किया था post/create। हम जब भी फॉर्म क्रिएट करते हैं, यहाँ पर कोई एरर आ रहा है, इसको जूम इन करते हैं, कह रहा है वेरिएबल यूजर्स अनडिफाइंड वेरिएबल यूजर्स। ओके, सो इट मीन्स यहाँ पर हमारे पास जो पोस्ट के अंदर create.blade.php है इसमें कहीं पर हमने यूजर्स को यूज़ किया। सो या तो इसमें है या फिर ये होगा हमारे कंट्रोलर के अंदर। सो क्रिएट व्यू पोस्ट क्रिएट वेलकम, और यहाँ पर अब हम create.blade.php को चेक करते हैं। सो यूजर्स कह रहा है अनडिफाइंड इन posts.blade.php। अच्छा, लेआउट के अंदर है ये ठीक है, ये हमने इसको यहाँ से रिमूव कर देना। सो एक्चुअली ये हम आई थिंक लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में सीख रहे थे जब। तो अब मैं इसको रीलोड करता हूँ तो अब इसमें ये हैज़ सेक्शन का भी प्रॉब्लम है, इसको भी ख़त्म कर देते हैं। सो ये हमने फॉर्म क्रिएट किया था। अब जहन में रखिएगा कि जब भी हम फॉर्म क्रिएट करेंगे उस फॉर्म का मेथड जो है अगर तो पोस्ट है, मतलब ये हमने फॉर्म क्रिएट किया, इसका मेथड जो है वो पोस्ट है, तो उसके अंदर हमें एक CSRF फील्ड लाजमी ऐड करनी है। अगर मैं ये फील्ड ऐड नहीं करता और फॉर्म को सबमिट करने की कोशिश करूँगा तो हमें यहाँ पर 419 पेज एक्सपायर्ड का एरर मिलेगा। इस पेज एक्सपायर्ड एरर का मतलब है कि हमने अपने फॉर्म के अंदर CSRF प्रोटेक्शन को ऐड नहीं किया, या फिर ये फॉर्म किसी दूसरी जगह से सबमिट होने के लिए हमारी साइट पर आ रहा है। क्योंकि हमारे इस URL क्रिएट के अंदर यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर इंस्पेक्ट एलिमेंट अगर मैं करूँ तो ये हमें इसका रूट मिल रहा है। तो ये रूट कोई भी बंदा यूज़ कर सकता है अपनी वेबसाइट पर
और पोस्ट कर सकता है डायरेक्टली हमारे इस एक्शन यूआरएल पर। तो CSRF प्रोटेक्शन बेसिकली क्या करती है, ये इस चीज़ को क्रॉस साइट फोर्जरी को चेक करती है। सो क्रॉस साइट का मतलब है कि कोई भी यूज़र किसी दूसरी साइट से हमारे इस फॉर्म को डाटा सबमिट नहीं कर सकता, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी वेबसाइट से ही इस फॉर्म को सबमिट कर सकता है। सो दैट इज़ द सोल पर्पज ऑफ यूजिंग CSRF प्रोटेक्शन इन Laravel 6। ये चीज़ मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में बता चुका हूँ, जहाँ पर हमने फॉर्म क्रिएट करना सीखा था। तो CSRF प्रोटेक्शन के बाद जो नेक्स्ट चीज़ है इसमें है वो मेथड्स हैं। मेथड क्या है? अब यहाँ पर हमारे पास एक मेथड फील्ड के नाम से एक सेक्शन है। तो इसमें हमने ये चीज़ ऐड की @मेथड और उसके बाद उस मेथड का नाम। मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करके यहाँ पर मैं पोस्ट लिख देता हूँ। अब ये क्या चीज़ है? @मेथड एक और डायरेक्टिव है। तो दोस्तों जहन में रखिएगा कि हमारे जो फॉर्म्स हैं वो सर्टन सिचुएशन में सर्टन टाइप्स ऑफ मेथड्स को सपोर्ट करते हैं। अगर आप एक न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए जो मेथड होगा वो यकीनन पोस्ट होगा। ऐसी सूरत में हमें @मेथड की ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन अगर आप अपने रिकॉर्ड को एडिट कर रहे हैं, किसी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को एडिट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में जो रिक्वेस्ट जाती है वो जाती है पुट की। मतलब पुट की रिक्वेस्ट हम पुट और पैच उस वक्त यूज़ करते हैं जब हम कोई एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को अपडेट करना चाहें। तो यहाँ पर अगर मैं PHP आर्टिसन, बल्कि मुझे राउट जाना पड़ेगा L6 ऐप में पहले। सो PHP आर्टिसन राउट में लिस्ट अगर ओपन करता हूँ और इसको थोड़ा सा हम जूम आउट कर लेते हैं। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे सो पोस्ट, यहाँ पर एडिट, और ये जब रिक्वेस्ट जाती है हमारी अपडेट के लिए, हम इस रिकॉर्ड को अपडेट करना चाह रहे हैं, पोस्ट डॉट अपडेट करना चाह रहे हैं, तो उस सूरत में हम सिर्फ और सिर्फ पुट और पैच की रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। हम पोस्ट की रिक्वेस्ट सेंड नहीं करेंगे। मेथड उस सूरत में पुट होगा या पैच होगा। तो ऐसी सूरत में अगर ये वाला जो फॉर्म है, जो क्रिएट वाला फॉर्म है, अगर यही फॉर्म एडिट के लिए यूज हो रहा है तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, इसको हम @मेथड पुट लिख देंगे। तो लारावेल को समझ लग जाएगी कि जब ये फॉर्म सबमिट होगा तो इसके अंदर एक हिडन फील्ड ऐड होगी अंडरस्कोर मेथड के नाम से, और उसके अंदर वैल्यू होगी पुट, और लारावेल ऑटोमेटिकली इस मेथड को इग्नोर कर देगा। जो मेथड हमने फॉर्म के अंदर ऐड किया इसको इग्नोर कर देगा और इस हिडन फील्ड के मेथड को, अंडरस्कोर मेथड को प्रेफरेंस देगा और एक्सेप्ट कर लेगा, हाँ भाई ये एक पुट रिक्वेस्ट आ रही है। लेकिन पुट रिक्वेस्ट के साथ भी हमें CSRF फील्ड की ज़रूरत पड़ती है। सो द लास्ट पार्ट ऑफ दिस फॉर्म सेक्शन इज वैलिडेशन एरर्स। तो दोस्तों हमने यहाँ पर वैलिडेशन एरर्स को डिस्प्ले करवाया था फॉर ईच लूप के थ्रू और यूजिंग PHP सिंटैक्स। अब जो लारावेल का ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन है वो हमें प्रोवाइड करता है @error डायरेक्टिव, जो कि ऑटोमेटिकली इस लूप को चेक करता है और उसके बाद चेक करता है कि क्या वो एरर एग्जिस्ट करता है। अगर तो वो एरर एग्जिस्ट करता है तो उसको डिस्प्ले करेगा। जैसे हमने लिखा फॉर ईच एरर गेट चेक एज एरर एको एरर, दैट्स व्हाट वी आर डूइंग यूजिंग फॉर ईच लूप। अब हम सिंपली इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से PHP टैग ख़त्म करेंगे, यहाँ से भी PHP टैग ख़त्म करेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पर @error को डिस्प्ले करेंगे, यूज़ करेंगे @error। और इसमें अब आप देखेंगे एरर डायरेक्टिव है, सो @error, और उसके अंदर हम सिंपली उस मेथड को, उस वैल्यू को पेस्ट कर देंगे। सो @error चेक हमारे पास क्या है, फील्ड नेम है, और अगर वो @error डिटेक्ट होता है तो इसको यहाँ पर @end एरर कर दो, और इस पे हमारे पास अब अगर एरर एग्जिस्ट करता है तो एक मैसेज का वेरिएबल क्रिएट होता है जिसके अंदर वो एरर हमें यहाँ पर शो हो जाता है। सो ये हमने इस पे इस तरीके से इसको चेंज कर दिया। अब इसको मैं कॉपी करता हूँ और जहाँ जहाँ पे हमने फॉर ईच लूप लगाया है उसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर फोटो कर देता हूँ। नेम जो आपने नेम फील्ड दी हुई है वही आप इसके अंदर यहाँ पर दे देंगे। तो यहाँ पर भी मैं इसको पेस्ट करता हूँ। सो देखिए हमारा कोड जो है वो कितना क्लीन हो रहा है। सो यहाँ पर भी हमने इसको पेस्ट कर दिया, और
चेक की जगह हमने एंड डेट दे दिया। इस PHP को भी ख़त्म कर दिया। इसमें हमने वेबसाइट दे दिया और ये हमारे पास टर्म्स एंड सर्विस को भी हमने पेस्ट करके यहाँ पर TOS कर दिया, टॉस टर्म्स एंड सर्विसेज। और इसी तरीके से हमने फॉर ईच इसको भी यहाँ पर email 2 दे दिया और इसी को हम email 1 के अंदर भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर भी इसका नाम हमने कंटेंट रखा है और इसको भी डिस्प्ले कर सकते हैं। सो इसी तरीके से इस सारे एरर्स को हमने यहाँ पर डिस्प्ले करा लिया। सो इस तरीके से हम फॉर्म वैलिडेशन एरर्स को डिस्प्ले करवा सकते हैं। सो अब अगर मैं फॉर्म को सबमिट करूँगा, सो अगर इसमें पुट मेथड को मुझे यहाँ से ख़त्म करना है क्योंकि ये हम फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, इंसर्ट नहीं कर रहे या अपडेट नहीं कर रहे हैं। सो यहाँ पर क्रिएट करेंगे क्योंकि इस जो पोस्ट रिक्वेस्ट है इसका जो राउट है वो पोस्ट मेथड है, नॉट पुट मेथड। सो यहाँ पर अगर मैं अब इसको ऐड न्यू पोस्ट करता हूँ, सो द ईमेल मस्ट बी 5 कैरेक्टर्स, तो हमें वो सेम एरर जो हमने PHP के थ्रू लिए थे वो सेम एरर हमें यहाँ पर अब मिलने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लारावेल 6 का वीडियो ट्यूटोरियल जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से हम डिस्प्ले करा सकते हैं डायरेक्टिव्स को, कंट्रोल स्ट्रक्चर के द लूप वेरिएबल, कमेंट्स को और PHP को। इसके बाद हमने फॉर्म्स को देखा, CSRF फील्ड, मेथड फील्ड और वैलिडेशन एरर्स। नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंक्लूडिंग देखेंगे कैसे हम सब व्यूज़ को इंक्लूड कर सकते हैं अपने व्यूज़ के अंदर और उसके हमें कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल हैं, कौन कौन से डायरेक्टिव्स अवेलेबल हैं, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे। उसके बाद स्टैक, सर्विस इंजेक्शन और एक्सटेंड ब्लेड को हम कवर नहीं करेंगे बिगनर्स की सीरीज़ में, ये हम एडवांस और इंटरमीडिएट लेवल पर लेके जाएंगे। तो इसको ख़त्म करने के बाद इंक्लूड सब व्यूज़ को हम बढ़ेंगे फ्रंट एंड्स के फोल्डिंग की तरफ। हम लोकलाइजेशन को भी यहाँ पर स्किप कर देंगे फॉर द टाइम बीइंग और हम फ्रंट एंड्स के फोल्डिंग पर चले जाएंगे। सो मैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा और आप इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। सो गाइज मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।